अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए साहब। जीवन में आपको कभी भी असफलता का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदिगणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं। कक्षा 11 की हमारी पुस्तक चल रही है आरोह भाग 1 और आज उसका 10वां अध्याय हम देखेंगे। ठीक है, 10वां अध्याय जो है सैयद हैदर रजा साहब का है। इस अध्याय को देखेंगे, क्या कुछ विशेष बातें हैं उनको मैं अंडरलाइन करवाते जाऊंगा, बताता जाऊंगा कि यहाँ से ये सवाल है जो पूछा जा सकता है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है मेरा तो कर लीजिए। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर सर्च करते हैं आप टेलीग्राम पर तो कवि आदि गणेश हिंदी, कवि आदि गणेश हिंदी इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 3460 के करीब 3460 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। वीडियो को लाइक कर दो, आप अभी शेयर कर दो, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। मेरा प्रयास है पूर्णतया निस्वार्थ रूप से बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी का कंप्लीट पाठ्यक्रम आपको करवाऊँ। तो आप निरंतर जुड़े रहें और साथियों को भी जोड़ते रहें। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं रजा साहब का ये अध्याय कि कलाकर्म एक विचित्र उन्माद है, इसे विश्वास से सहेजना है, संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान मौन प्रतीक्षा में अकेले ही। क्या कहते हैं, आत्मा का ताप यहाँ से लिया गया। रजा साहब क्या कहते हैं कि जो कलाकर्म है ना, एक विचित्र उन्माद है। कलाकारी किसी के अंदर है, कला है जिसके अंदर कोई भी, तो ये एक विचित्र प्रकार का उन्माद है उसके अंदर। इसे विश्वास से सहेजना है, संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान और मौन प्रतीक्षा में केवल अकेले ही। सैयद हैदर रजा साहब, जन्म होता है 1922 के अंदर बाबरिया गांव एमपी में, मध्य प्रदेश में। सम्मानों की हम बात करें, इनको कौन कौन से सम्मानों से नवाजा गया, तो ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, और 16 में निधन हो जाता है 2016 में। रजा साहब ने जो चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट और मुंबई से जो प्राप्त की साहब, चित्रकला में प्रवीण थे ये सैयद हैदर रजा साहब। भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद ये 1950 में फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और अध्ययन किया। तो ये सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस सरकार की छात्रवृत्ति के साथ में या किस सरकार की छात्रवृत्ति की वजह से अपने रजा साहब जो है फ्रांस गए। तो फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर गए थे ये फ्रांस, और कब गए, 1950 में। बात करें आधुनिक जो भारतीय चित्रकला है, इसके अंदर जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया, उनमें सैयद हैदर रजा का नाम है जो महत्वपूर्ण है। मुहावरा देने का अर्थ है कि लोक प्रसिद्धि चित्रकला को जो दिलाई, आधुनिक भारतीय चित्रकला को, उनमें रजा साहब का भी नाम आता है। रजा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सम्मान्य नहीं है, बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया, उनमें हुसैन और सुजा के साथ रजा का नाम अगली पंक्ति में आता है। यानी कि फिदा हुसैन साहब, सुजा और रजा, ये तीनों की तीनों क्या थे, अपने चित्रकला के अंदर अपनी विशेष पहचान रखने वाले थे। तो ये अगली पंक्ति में नाम आता है इनका। इनमें हुसैन साहब, हुसैन सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ रहे, लेकिन उनका केंद्र भारत ही रहा। हुसैन साहब सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ रहे इन तीनों के अंदर, लेकिन उनका सेंटर पॉइंट क्या था, केंद्र क्या था, भारत ही था। केंद्र क्या रहा, भारत ही रहा। सुजा जो है न्यूयॉर्क चले गए, ये सवाल पूछा जा सकता है। हुसैन साहब का केंद्र रहा केवल भारत, सुजा कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क में, और रजा चले गए पेरिस जाकर जो बस गए। यहाँ सवाल बन सकता है। इस तरह रजा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का जो मेल हुआ, क्योंकि रजा यहाँ पर थे पहले और फिर पेरिस चले गए, तो भारतीय और जो पश्चिमी कला है उन दोनों दृष्टिकोणों का मेल होता है साहब। लंबे समय तक पश्चिम में रहने
और वहाँ की कला की जो बारीकियाँ हैं उनसे प्रभावित होने के बावजूद रजा जो है ठेठ रूप से भारतीय कलाकार हैं। बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र में है। उनकी कई कलाकृतियां बिंदु का रूपाकार है, और यह बिंदु केवल रूपाकार नहीं है बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का क्या केंद्र बिंदु भी है, सेंटर। और यहाँ यह भी गौरतलब है कि जो बिंदु है, बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूल शिक्षक नंदलाल झरिया ने जो कराया था। तो ठीक है, यहाँ से यह सवाल पूछा जा सकता है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूल शिक्षक नंदलाल झरिया ने करवाया। तो पूछ लिया जाए किसने करवाया? नंदलाल झरिया से। अब आप पूछोगे सर ये बिंदु क्या है? बिंदु साथियों एक तरीके से यूं कह सकते हैं बिल्कुल सेंटर, किसी भी चीज हो, किसी भी काम हो, उसके मूल में जाकर, उसके केंद्र में जाकर उसको काम को है जो पकड़ना, उसके प्रति है जो संघर्ष करना, मूल में जाकर, जड़ में जाकर, बिंदु से ही एक मतलब एक चीज से ही सारी चीजें हैं जो फिर आकार लेने लगती है। ठीक है। रजा की कला और व्यक्तित्व में क्या है? उदात्तता है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है। उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफ़ी सराहा गया, प्रशंसा मिली। रुडोल्फ वॉन लेडेन, पियरे गोदीबेर, गीती सेन, जाक लांसे, मिशेल एम्बेर आदि ने रजा पर क्या मोनोग्राफ लिखे हैं। तो सवाल ये बन सकता है यहाँ से ध्यान में रखना इनको कि निम्न में से रजा पर मोनोग्राफ किसने नहीं लिखा? तो तीन तो ये दे दे और एक कोई और दे दे, तो इन तीनों ने तीन में से तो इन लोगों ने तो लिखा और एक जो हो उसने नहीं लिखा, तो वो विकल्प हो जाएगा। तो ध्यान में रखना रुडोल्फ वॉन लेडेन, पियरे गोदीबेर, गीती सेन, जाक लांसे और मिशेल एबेर। यहाँ दिया गया जो पाठ है ये अपना सैयद हैदर रजा की क्या है? आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। जो अब पूछ लिया जाए सैयद हैदर रजा की आत्मकथा का क्या नाम है? आत्मा का ताप। क्या नाम है? आत्मा का ताप। उसी का एक अध्याय है जो आज हम पढ़ेंगे, आत्मा का ताप। इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद जो है मधु बी जोशी ने किया। अब ये पूछ ले कि आत्मा का ताप जो जिसका जो ये अध्याय है, इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किसने किया? मधु बी जोशी ने जो किया। ठीक है। यहाँ रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्ष जो थे और सफलताओं के बारे में जो बताया इस अध्याय के अंदर, जो उनके स्टार्टिंग की शुरुआत के स्टेज के जो संघर्ष थे, स्ट्रगल लाइफ जो थी उनकी, उनके बारे में और उनकी जो सक्सेस स्टोरीज है, सफलताएं हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। एक कलाकार का जो जीवन है, जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सर्जनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उसका जुनून, मतलब जो भी रचना, अब जैसे कोई कवि शायर होता है हमारी तरफ, वो अपनी पूरी रचना में उसको बहुत श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है, सब कुछ झोंक देता है। उसी प्रकार जो ये चित्रकार वगैरह, ये कलाकार हो गए, ये पूरी जान डालने की कोशिश करते हैं। तो उसका जुनून, ये सारी चीज़ें जो है इसमें बहुत रोचक और सहज शैली में उभर कर आई। इस आत्मा का ताप का एक जो अध्याय है ये इसके अंदर देखने को मिलेगी। आत्मा का ताप। देखिए साथियों, अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो आप लाइक शेयर कर दीजिए, पहली बार देखो सब्सक्राइब कर लो। नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया। पहली पंक्ति को ध्यान में रखना। नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में क्या आया? प्रथम आया। तो ये ध्यान में रखना। मैं कौन यहाँ पर? रजा। तो नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में क्या प्रथम आया। 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई, यानी डी लग गया, यूं समझिए आप। इससे मुझे बड़ी मदद मिली। पिताजी रिटायर हो चुके थे, अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी और मैं गोंदिया में ड्राइंग का क्या अध्यापक बन गया। महीने भर में ही मुझे बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में जो अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति है जो भी मिल गई साहब। ठीक है। और यह सितंबर 1943 की बात। अब आप 1943 की बात है,
मैंने अमरावती के निकट अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से है जो त्याग पत्र दे दिया। अब आप ये अमरावती ये गोंदिया पूछो, ये महाराष्ट्र के स्थानों के नाम महाराष्ट्र में स्थित है। त्याग पत्र दे दिया। जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे स्कूल में क्या दाखिला है जो बंद हो चुका। जब तक ये बम्बई पहुंचे ना तब तक दाखिला है जो प्रवेश बंद हो चुके थे, एडमिशन। दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा न हो पाता, मुझसे प्रेजेंट पूरी नहीं हो पाती। छात्रवृत्ति वापस ले ली गई सरकार ने। अब आगे क्या हुआ साहब, जब छात्रवृत्ति वापस ले ली गई तो सरकार ने मुझे अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी है जो देने की क्या की, पेशकश की साहब। और मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, बम्बई में ही है जो अध्ययन करूंगा। मुझे शहर पसंद आ गया, वातावरण पसंद आ गया, गैलरियां और शहरों में अपने मित्र है जो वो पसंद आ गए। और भी अच्छी बात यह हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिज़ाइनर की जो नौकरी मिल गई। तो डिज़ाइनर की नौकरी इनको कहाँ पर मिली थी, एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में। यह आप बात ध्यान में रखना। और ये स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर था। कहाँ पर था ये, फिरोज शाह मेहता रोड पर था स्टूडियो। तो ये रोड भी ध्यान रखिएगा। एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला। करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने मुझे मुख्य डिजाइनर है जो बना दिया। इस बात को भी आप विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं दफ्तर में जो काम करता रहा। फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब है जो जाता, और फिर जैकब सर्कल जहां भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जो जगह दे दी थी। इन सब घटनाओं से, बातों से आप अंदाज लगा सकते हो कि शुरुआती दौर में इनको कितना संघर्ष है जो झेलना पड़ा था, कितना संघर्षमय जीवन रहा इनका। उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात को ही चलाता हूँ तो तुम वहाँ सो सकते हो। वह दिन में कमरे पर लौटता। ये छोटा सा कमरा जैकब सर्कल 7 रास्ता में पहली मंजिल पर था। एक रात जब 9:30 बजे मैं कमरे पर पहुँचा तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला है जो खड़ा था। जब 9:30 बजे कमरे में पहुंचते हैं तो दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ हत्या की वारदात हुई है और हम लोग कभी भी राजनीति या किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है जो नहीं हुए थे। मेरी तो अक्ल ही गुम हो गई कि यार हम तो कभी शामिल नहीं, आज ये ऐसा कैसे हो गया। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला। उन्हें बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, जैकब सर्कल में रहता हूँ। मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है और मुझे अंदर जो नहीं जाने दे रहा। उन्होंने बताया कि मेरे टैक्सी ड्राइवर मित्र रोल्फ पर या मुझ पर शक नहीं है। ये ध्यान में रखना, टैक्सी ड्राइवर मित्र कौन, रोल्फ। रोल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। अगले दिन मैंने जलील साहब को राम कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे आर्ट डिपार्टमेंट में है जो क्या कमरा दे दिया कि यहीं रहो, तुम ऐसे करो। मैं फर्श पर सोता। वे मुझे रात 11-12 बजे तक गलियों के चित्र या तरह तरह के स्केच जो बनाते देखते। कभी कभी वे कहते कि तुम बहुत देर तक काम करते रह गए, अब सो जाओ, काफ़ी देर हो गई काम करते, अब सो जाओ तुम। कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक बहुत शानदार ठिकाना देने की पेशकश की। उनके चचेरे भाई के 6ठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा की, अब तुम वहाँ सेट हो जाओ। उसमें 2 पलंग पड़े थे। उनकी योजना यह थी कि अगर मैं उनके यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का क्या बना दिया जाएगा, प्रमुख बना दिया जाएगा। जल्दी साहब किया। मैं जैकब सर्कल का 7 रास्ते वाला घर और उसका गलीच वातावरण छोड़कर नए ठिकाने पर है जो अब आ गया था। यहाँ पर उन सारे सिस्टम को छोड़कर इधर आ गया और पूरी तरह अपने काम में क्या डूब गया, अपनी चित्रकारी में लग गया। इसका परिणाम ये हुआ कि 4 बरस में यानी कि 1948 में बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का स्वर्ण पदक है जो मुझे मिला था। तो ध्यान में रखना, 1948 में बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला इनको। तो पूछ लिया जाए कब मिला था बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का स्वर्ण पदक, 1948 में। ये सवाल है जो पूछा जा सकता है। इस सम्मान को पाने वाला मैं सबसे कम आयु का कलाकार था। 2 बरस बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति भी मिल गई। मैंने खुद को याद दिलाया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।
पहले तो कहाँ छात्रवृत्ति वापस ले ली गई थी और अब यहाँ पर इनको छात्रवृत्ति मिल गई फ्रांस सरकार की। मेरे पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी प्रदर्शित हुए। पूछ लिया जाए पहले 2 चित्र इनके कहाँ पर प्रदर्शित हुए? आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में 1943 में। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम है जो नहीं था, मतलब प्रसिद्धि नहीं थी, इतना नाम नहीं था मेरा, तो उद्घाटन में मुझे इन्वाइट नहीं किया। अगले दिन मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। द टाइम्स ऑफ इंडिया में समीक्षा पढ़ते हैं। कला समीक्षक रुडोल्फ वॉन लेडेन ने मेरे चित्रों की काफ़ी तारीफ की थी। और कला समीक्षक कौन थे करने वाले उसमें? रुडोल्फ वॉन लेडेन। इन्होंने इनके चित्रों की बहुत तारीफ की। उनका पहला वाक्य मुझे आज भी याद है, इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुके हैं और नयों में कोई नई प्रतिभा जो नहीं दिखी। हाँ, S.H. रजा के नाम के छात्र के 1-2 जलरंग लुभावने हैं। ये कथन किसके हैं? ये वाक्य किसके थे? रुडोल्फ वॉन लेडेन साहब के उसमें। उनमें संयोजन और रंगों के दक्ष प्रयोग की ज़बरदस्त समझदारी दिखती है। दोनों चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। एक्सप्रेस ब्लॉग स्टूडियोज में 8-10 घंटा रोज काम करने के बाद भी महीने भर में मुझे इतने रुपए जो नहीं मिल पाते थे। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वॉल्टर लैंगहैमर से भेंट हुई तो उन्होंने जर्मन उच्चारणावली अंग्रेजी में कहा, आई लव्ड यूर स्टफ मिस्टर रजा, यानी रजा साहब मुझे आपका काम है जो बहुत पसंद आया। रुडोल्फ वॉन लेडेन भी कृपा बनाए रखते थे और इसके बाद वियना के एक कला संग्राहक एमिनुएल स्लेसिंगर मेरे काम के जो प्रशंसक भी बने थे। तो ये पाठ एक बार और देखना आप, क्योंकि जो नाम है अटपटे लग सकते हैं आपको। और ये मेरी बहुमूल्य उपलब्धि थी। पहले तो जहाँ कोई पूछता नहीं था इनको, अब लोग है जो बहुत है सराह रहे हैं। तो संघर्षों के बाद में सफलता जब मिलती है तो लोग वाहवाही करते हैं साहब, और पहले सब दुत्कारते हैं। तो डटे रहना चाहिए हिम्मत के साथ में। समय के साथ साथ चीज़ें होती चली गई। प्रोफेसर लैंगहैमर ने काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। तो ये ध्यान में रखना, द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर का नाम पूछे तो प्रोफेसर लैंगहैमर पूछा जा सकता है सवाल। मैं दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता, शाम को चित्र उन्हें दिखाता तो वे बारीकी से उनका विश्लेषण करते। मेरे काम में उनकी रुचि बढ़ती गई, मेरा काम निखरता गया, अच्छा होता गया। वे मेरे चित्र खरीदने लगे और आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जो जुट पाना संभव हो सका। अब पूरी तरीके से मैं कला के अंदर जुट गया। 1947 में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गया, क्योंकि अब मैं नौकरी किए बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्च जो उठा सकता हूँ। यानी कि चित्र जो बेचते थे। भले ही 1947-48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और मेरे लिए वे कठिन बरस दे। पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास रहते मेरी माँ का देहांत हो गया। पिताजी मेरे पास ही थे, वे मंडला लौट गए। मई 1948 में वे भी नहीं रहे। विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था, उत्साह था और उदासी भी थी। जीवन पर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। सब कुछ लुट जाने के बाद हम युवा थे। मैं 25 बरस का था। लेखकों, कवियों, चित्रकारों की संगत थी साथ में। हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं और सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने माध्यम से सामर्थ्य भर बढ़िया है जो काम कर रहे थे। सारे के सारे दोस्त काम करने में जुट गए। देश का विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या क्रूर घटनाएं थी। व्यक्तिगत स्तर पर मेरे माता पिता की मृत्यु भी ऐसी क्रूर घटना थी। हमें इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात करना था। हम उनसे उबर कर काम में है जो जुट गए, आगे बढ़ने लगे। 1948 में श्रीनगर गया, वहाँ चित्र बनाए। ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहीं थे। कश्मीर पर कबायली आक्रमण हुआ। तब तक मैंने तय कर लिया था कि भारत में ही रहूँगा मैं श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया। घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया था। मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था, जिसमें कहा गया था कि ये एक भारतीय कलाकार है, इन्हें जहाँ चाहे वहाँ जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए। एक बार मैं बस से बारामूला से लौट रहा था या वहाँ जा रहा था तो स्थानीय कश्मीरियों के बीच मुझ पेंटधारी शहराती को देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार दिया कि कौन है, कहाँ से आया। मैं उसके साथ चल दिया। उसने पूछा कहाँ से आए हो, नाम क्या है। मैंने बता दिया कि मैं रज़ा हूँ, बम्बई से आया हूँ, शहर वाला हूँ। शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई। उसने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हुआ जो चला गया साहब। श्रीनगर की इसी यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी
कार्तिय ब्रेंसा से हुई। मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा, तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संवेदनशील हूँ, माफ कीजिए संदेहशील हूँ। तुम्हारे चित्र में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। ये कथन दे दिया कि तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संदेहशील हूँ। तुम्हारे चित्र में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। किसका कथन है? फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिय ब्रेंसा का। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है, और आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, और तब जाकर वह जो टिकता है। मैं कहूँगा कि तुम सेजा का काम ध्यान से देखो। इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव रहा। बम्बई लौटकर मैं फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया। फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रुचि थी, लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होगी। साहब देखिए, 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे पूछा, क्या कि तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ये कथन पूछा जा सकता है। ये था फ्रांस की जो दूतावास के सांस्कृतिक सचिव थे, उनका कथन है ये। मैंने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया, फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है। फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारे पसंदीदा कलाकार? तो बोले ये सेंजा, वॉन गोंग, गोंगा, पिकासो, मातिस, शागाल और ब्रोक, ये मेरे पसंदीदा कलाकार हैं। पिकासो के काम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैंने कहा, पिकासो के काम के बारे में वो सचिव कहते हैं क्या विचार है? तो ये कहते हैं रजा कि पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिकासो जीनियस है। वह इतने खुश हुए कि मुझे एक के बजाय 2 बरस के लिए छात्रवृत्ति जो मिल गई। मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और 2 अक्टूबर 1950 को मार्सेई पहुंचा। यूं पेरिस में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। बम्बई में रहते एक ऊर्जा थी, काम करने की एक इच्छा थी, आत्मा को चढ़ा ये ताप लोगों को दिखाई देता था। अपने यहाँ ज़बरदस्त उदारता थी। कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता को क्या तैयार हो जाते हैं। वही बात आज भी है कि कोई अगर दिल से काम करना चाहता, आगे बढ़ना चाहता, तो उसकी मदद करने वाले भी है जो मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। ये बहुत ही प्रेरक बातें हैं, आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। यानी कि समझो हमें ही कह रहे हैं कि अपने कुटुंब के जो युवा है ना लोग, उनसे कहता रहता हूँ, और यूँ समझिए हमें ही कह रहे हैं क्या कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। आप कोई भी काम करो तो उसको काम करने के नज़रिए से मत देखो, उसे आत्मा से करना चाहो उसे, कि ये हमारे भविष्य का निर्माण करेगा यह काम, तो उसमें हमें और जोर से लगना है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल सकते हैं। 8-10 महीने अच्छे से तैयारी करोगे, किताबों को टाइम दोगे, सिलेक्शन होगा। केवल जहरा जाफरी को कार्य करने की ऐसी लगन मिली, वह पूरे समर्पण से दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। जहरा जाफरी, कल मैंने उन्हें फ़ोन किया ये जानने के लिए कि वह दमोह में क्या कर रही है। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश, उस ग्रामीण स्त्री का पति जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, का किस्सा याद है। मैंने दृष्टता से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और मेरे मन में शायद क्या युवा मित्रों को ये संदेश देने की क्या है कामना है साहब, कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे न बैठे रहो, खुद है जो कुछ करो साहब। और ज़रा देखिए अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे जो काम नहीं कर रहे हैं, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं, और यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। मैं बुखार से चटपटा सा रहा, अपनी आत्मा अपने चित्त को संतप्त किए रहता हूँ। मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ जिनमें खामी लगती है। ये बहुत गजब की बात नहीं है, लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है। भगवत गीता कहती है क्या कि जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है। ध्यान में रखिएगा, इन बताऊँ भगवत गीता में क्या लिखा है कि जीवन में जो कुछ भी है ना वो तनाव के कारण है। बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति है, बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति है, लेकिन मेरे जीवन का बम्बई वाला दौर भी जागृति का ही चरण था। कई निजी मसले थे जिन्हें सुलझाना था, मुझे आजीविका कमानी थी। मैं कहूँगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, वैसे अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं होता। उत्तरदायित्व होते हैं, किराया देना होता है, फीस देनी होती है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है। कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी। मेरे माता पिता के न रहने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो देने से जटिलता है जो और बढ़ गई थी। यह था आज का अध्याय। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना। एक बार और देख लीजिएगा इस पाठ को।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 3400 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए, उसको ज्वाइन कर लें। और मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ाई से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो आप आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़ इस नाम से मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। और पढ़ाई से रिगार्डिंग आपकी कोई समस्या है तो वहाँ पर वीडियोज़ आप देख सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।